नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़, जिसमें हम हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है अ कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, इसको कवर कर रहे हैं डिटेल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के MCQ के रूप में। ये हमारी इस सीरीज़ की 15वीं क्लास होगी, वहीं से आगे कंटिन्यू चलेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। इस पुस्तक से पहले हमने अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को कवर किया, उसकी थ्योरी की क्लासेस, MCQ की मास्टर वीडियो भी बनी है। बलोदी जी की पुस्तक को कवर किया, उनके भी मास्टर वीडियोस बने हैं। सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किस वर्ष में हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब होता है? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुमाऊं परिषद के बारे में हमने कई बार बात करी है। इसका गठन 1916 में होता है और 10 साल के बाद 1926 में इसका विलय कांग्रेस के साथ हो जाता है। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे एक तरफ प्रमुख संगठन है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक या उनके प्रमुख। उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसके प्रमुख कौन है? जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है ये बनती है 1988 में। शोभन सिंह जीना इसके प्रमुख थे, यानी पहले का होगा 2। ठीक है, दूसरा है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। जो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद है ये बनती है 1973 में। 2 व्यक्तियों का इसमें योगदान था, एक थे प्रताप सिंह नेगी और एक थे नरेंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, लेकिन विकल्पों में आप देखेंगे तो उनके नाम नहीं दिए गए हैं। यह है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। इससे पहले पर्वतीय राज्य परिषद बनी थी, वो 1967 में बनी दया कृष्ण पांडे के नेतृत्व में। तो यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, तो इसको आप इनके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस संगठन से ये अलग हुआ उसका गठन किसने किया? इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपने इसी को जोड़ना है। तो पहले का दूसरा है, दूसरे का तीसरा है। उत्तराखंड क्रांति दल ये बनता है 1979 में, देवीदत्त पंत इसके अध्यक्ष बनते हैं। तीसरे का होगा 4। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में बनता है, जो PC जोशी थे ये इसके संस्थापक थे। तो 2, 3, 4, 1 हमारा सही आंसर है, जो कि यहाँ पर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। राज्य के लिए जब पृथक राज्य आंदोलन चला था तो कई सारे संगठन, कई सारी संस्थाएं यहाँ पर बनी। उनका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर कर लीजिए। सबसे पहले हमने देखा पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में बनी थी, दया कृष्ण पांडे ने इसको बनाया था। पर्वतीय विकास जन समिति बनी थी, 1950 में इसको गठित किया गया था एक बड़े पर्वतीय राज्य के गठन के लिए। इसके अलावा उत्तरांचल परिषद 1972 में बनी। उत्तरांचल उत्थान मंच शोभन सिंह जीना के द्वारा 1988 में बनाया गया। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारिका प्रसाद उनियाल के द्वारा 1989 में बनाया गया। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा ये कब बना था? तो 1991 में बना था। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा ने 1994 में बनाया था। और उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, इसकी स्थापना भी 1994 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो 2000 था, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपने विचार करना है, जो सही है उसको सेलेक्ट करना है। जो उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक था ये आता है 2000 में। इसको लेकर के 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, यह विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया गया। क्या ये सही है? तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है। इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित कर दिया जाता है। 10 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है और 28 अगस्त 2000 को इसे राष्ट्रपति, जो उस समय थे KR नारायण, अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसी के पारित होने के बाद 9 नवंबर 2000 को भारत में 27वां राज्य अस्तित्व में आता है, उत्तराखंड। ठीक है, जब इसका गठन हुआ तो इसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्तरांचल नाम इसका कब बना? उत्तरांचल नाम इसका दिसंबर 2006 में परिवर्तित हो गया। लागू ये 2007 से हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊं जमींदारी विनाश अधिनियम यानी कुजा किस वर्ष पारित किया गया था?
तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र के लिए या यहाँ के पहाड़ी इलाकों के लिए कुमाऊं जमींदारी विनाश एक्ट एक आया था, जिसे क्यूजा एक्ट के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट इसको कहते हैं, पूरा नाम इसका ये है। ठीक है, इसे कब पारित किया गया था? ये आया था 1960 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिकली जब भारत आज़ाद हुआ, नया संविधान हमारा लागू हुआ, तो पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया था, जमींदारी विनाश अधिनियम। लेकिन वो यहाँ के पहाड़ी इलाकों के लिए सुचेबल नहीं था, यहाँ पर उसे लागू नहीं किया गया। यहाँ के लिए बाद में एक अलग सा अधिनियम आया जो 1960 में आया था। ठीक है, अगला, माधो सिंह भंडारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये राजा महिपति शाह के सेनापति थे, तो पहला बिल्कुल सही है। जो माधो सिंह भंडारी थे, महिपति शाह के काल में उनके एक प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने 1635 में तिब्बती सेना पर विजय प्राप्त करी थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो माधो सिंह भंडारी थे, महिपति शाह के अधीन गढ़वाली सेना के सेनापति बने और 1635 में, यानी उसी वर्ष जब उनकी मृत्यु होती है महिपति शाह की, उसी वर्ष तिब्बती सेना पर इन्होंने विजय प्राप्त भी करी थी। क्वेश्चन आएगा किस वर्ष हुआ? 1635 में हुआ। मलेथा की कूल लोक गाथा इनके बलिदान और संघर्ष से संबंधित है, तो इनका संबंध क्या मलेथा की गूल से है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। बेसिकली जो इनका गांव था मलेथा, वहां पर सिंचाई के लिए पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जिस वजह से वहां पे सूखा और पूरा जो इलाका था वो बंजर था। तो इन्होंने एक पूरी पहाड़ी को काटकर चंद्रभागा नदी का जो जल था उसको अपने गांव में प्रवेश करवाया। तो पूरे एक पहाड़ को तोड़ करके नदी का रास्ता वहां से बनाना, पानी को गांव में लेकर आने का काम इन्होंने किया। एक नहर का निर्माण इन्होंने किया यहाँ पे, जिससे चंद्रभागा नदी का जल इनके गांव में आया और इसी नहर को मलेथा की कूल कहते हैं। इसमें इनके बलिदान को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि जब इन्होंने पहला प्रयास किया तो असफल रहे, फिर इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान यहाँ पर दिया, जिसके बाद पानी गांव में प्रवेश कर पाया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, किस नदी से जल लेकर आए, इस नहर का संबंध किससे है? तो माधो सिंह भंडारी से है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत वाले कथन को आपने चुनना है। पहला, इन्होंने 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन प्रारंभ किया था, क्या ये सही है? पहला आपका गलत है। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने थे? बद्री दत्त पांडे बने थे, ना कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 1885 में होता है, चमोली के पटाली गांव में इनका जन्म होता है और इनका निधन 1982 में हुआ था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने 1969 में गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक को प्रकाशित किया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के माध्यम से मौला राम के चित्रों को इन्होंने दुनिया के सामने रखा, यानी उनको प्रसिद्धि दिलाई। तो सवाल आता है, गढ़वाली चित्रशैली के चित्रों को या मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लेकर आया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कब और किसके माध्यम से? तो 1969 में अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से। ये स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे, क्या ये उपाध्यक्ष भी बने थे विधान परिषद के? ये भी सही है। 1922 में जब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित कर दिया था, तो कांग्रेस का एक दल था जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहता था, क्योंकि 1921 से चुनाव हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पहले हिस्सा नहीं लिया, बहिष्कार किया। तो दोबारा कांग्रेस अब हिस्सा लेना चाहती थी। कुछ दल, उसके कुछ नेता ऐसे थे जो लेना चाहते थे, जिसमें दो प्रमुख थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ये मिलकर के बनाते एक नई पार्टी जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी। इसी स्वराज पार्टी के टिकट पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1926 में विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और बाद में उपाध्यक्ष भी वहां पर बनते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। पेशावर कांड के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का बचाव इन्होंने ही किया था, ये भी सही है। जब पेशावर कांड घटित होता है तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों का केस इन्हीं के द्वारा लड़ा गया। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के जीवन के विशिष्ट घटनाक्रमों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। पहला, गढ़वाली पत्र में वनों के कानून और जन अधिकारों पर पहला लेख इन्होंने प्रकाशित किया, क्या ये सही है? इनका अपना पहला लेख था 1905 में, जब ये छात्र नेता थे तब इन्होंने इसे प्रकाशित किया था। किसमें? गढ़वाली पत्र में। सवाल बन सकता है,
इसे याद रखना है, ठीक है। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान बाल गंगाधर तिलक से इनकी भेंट हुई और स्वतंत्रता की योजना वहां पर इन्होंने बनाई उनके साथ मिलकर, ये भी आपका सही है। जब ये इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, इनको सहयोग किसने दिया था? सहयोग इनको दिया था जो उस समय के प्रसिद्ध दानवीर थे घनानंद खंडूरी, उनके द्वारा। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने में इनको मदद मिली, स्कॉलरशिप लेकर ये वहां पे गए। वहीं पर जाकर तिलक से इनकी एक बार मुलाकात होती है, इसको भी याद रखना। भारत लौटने पर बॉम्बे में 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर इनको रखा गया, यानी गिरफ्तार इनको किया गया। 1919 में जब ये भारत लौटे तो इनको बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया और 15 दिनों तक इनको पुलिस हिरासत में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद गढ़वाल में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायी परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष ये बने थे, ये भी सही है आपका, उपाध्यक्ष भी बने थे। अब आपने इन घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। तो गढ़वाली पत्र में इन्होंने ये जो लेख लिखा अपना पहला, ये लिखा था 1905 में। सारी घटनाएं तो सही हैं, लेकिन आपको सही गलत नहीं बताना, क्रम में लगाना है। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान बाल गंगाधर तिलक से इनकी मुलाकात हुई, तो इसका वर्ष जाहिर सी बात है 1919 से पहले का रहेगा, 1917-1918 के दौरान। भारत लौटने पर 15 दिनों की पुलिस गिरफ्तारी इनकी हुई, ये भारत आए थे 1919 में, और स्वराज पार्टी के टिकट पर 1926 में चुने गए। तो पहले हुआ है प्रकाशन, फिर ये इंग्लैंड गए, फिर भारत आए और फिर उपाध्यक्ष बने विधान परिषद के। 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। अगला, श्रीदेव सुमन के संघर्षों के क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। अब श्रीदेव सुमन से जुड़ी हुई कुछ 4 घटनाएं हैं, इन 4 घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? टिहरी राज्य प्रजामंडल 1939 में हुआ था, बना था, ठीक है। 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद कब हुए थे? 1944 में हुए थे। श्रीनगर राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें नेहरू ने भी भाग लिया था, ये 1938 में हुआ। और वर्धा में महात्मा गांधी जी से मुलाकात ये होती है 1942 में। तो ये हमने सबके वर्ष लिख लिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? श्रीनगर राजनीतिक सम्मेलन, यानी कि सी। इसके बाद होता है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, यानी कि ए। उसके बाद महात्मा गांधी से मुलाकात, यानी डी, और फिर बी शहीद। CADB आपका सही आंसर है जो यहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। श्रीदेव सुमन का जन्म 1916 में होता है और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद वे शहीद हो जाते हैं। 14 वर्ष जब इनकी आयु थी, यानी 1930 के दौरान जब नमक आंदोलन चल रहा था, तो देहरादून में इन्होंने नमक आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन जेल में इनको रहना पड़ा था, ठीक है। 1938 में श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है, उसमें भी ये शामिल होते हैं। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। उसी वर्ष यानी 1939 में ही लुधियाना में नेहरू ने उनको पर्वतीय राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया था। यानी लुधियाना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो पंडित नेहरू के द्वारा उत्तराखंड से किस व्यक्ति को वहाँ पे यहाँ के राज्यों का, यानी पर्वतीय राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया? श्रीदेव सुमन। 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात होती है। टिहरी राज्य में उनकी एंट्री पर टिहरी रियासत के द्वारा बैन लगा दिया जाता है। 1943 में चंबा में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और टिहरी जेल में डाल दिया जाता है। 1944 में उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, जिसमें वे अपनी पैरवी खुद करते हैं। जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में ये अनिश्चित भूख हड़ताल के लिए बैठते हैं और 84 दिनों के उपवास के बाद 1944 को इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा CADB आपका सही उत्तर होगा। खुशीराम आर्य ने वंचित वर्गों के लिए शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किस वर्ष में किया था? देखिए, शिल्पकार सुधारिणी सभा ये कब बनती है? ये बनती है 1913 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1913 के आसपास इन्होंने कुमाऊं के अंदर शिल्पकार सुधारिणी सभा की स्थापना करी थी। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों और उनकी कृतियों का कौन सा युग्म सही है? 4 युग्म दिए हैं, तो एक तरफ देखिए साहित्य अकादमी इनको मिला है, किस रचना के लिए मिला है आपने वो बताना है। वीरेन डंगवाल इनको इसी दुनिया में इसके लिए मिला। जो वीरेन डंगवाल थे इनको साहित्य अकादमी 2004 में मिला था, इनकी रचना दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ठीक है, ना कि इसी दुनिया में, तो गलत है। दूसरा है मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन,
क्या इनको इस रचना के लिए मिला था? पहाड़ पर लालटेन इन्हीं की रचना है, लेकिन क्या इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला? गलत है। तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, क्या इनको चिदंबरा के लिए साहित्य अकादमी मिला? नहीं, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं, इस रचना के लिए मंगलेश डबराल को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डी वाला आपका सही है, सही वाला ही आपको बताना था। ठीक है। रानी कर्णवती के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इन्होंने मुगल सेना को पराजित किया, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। इन्हें नाग कटी रानी के नाम से जाना जाता है या नाग काटी रानी कहते हैं, ये भी सही है। इनका स्मारक चमोली के नंद प्रयाग में स्थित है, क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। जो रानी कर्णवती है, इनका स्मारक जो है वो देहरादून के नवादा में स्थित है, न कि चमोली में स्थित है। तो ये वाला गलत है, गलत ही बताना था। इन्होंने राजपुर नहर का निर्माण करवाया, ये आपका बिल्कुल सही। सवाल ऐसा बन सकता है कि इन्होंने देहरादून में जो राजपुर नहर बनवाई, किस नदी का पानी लाने के लिए बनवाई? तो याद रखेंगे रिस्पना नदी। ठीक है। स्वामी मनमंथन के योगदान के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। पहला, इन्होंने चंद्रबदरी मंदिर में पशु बलि प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन बनता है पेपर में कि जो चंद्रबदरी मंदिर है हमारा टिहरी में, इसमें जो पशु बलि है इसको किसने रुकवाया? तो वो थे स्वामी मनमंथन। ठीक है। इन्होंने 1977 में अंजनी सेण में टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी, ये भी सही है। ये भी एक अलग क्वेश्चन के रूप में बन चुका है पेपर में कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथन ने कब करी? तो 1977। अब पूछ लेगा किसने करी? तो स्वामी मनमंथन। ये मूल रूप से केरल राज्य के निवासी थे, क्या ये सही है? देखिए, जो स्वामी मनमंथन थे 1939 से 1990 तक इनका टोटल कार्यकाल था, यानी इनका जीवन काल था। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस उनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। पुदुचेरी में एक आश्रम था, अरविंद आश्रम, वहाँ पर ये रहते थे, अरविंद घोष का जो आश्रम था। इनका जो जन्म था वो केरल में हुआ था, तो मूल रूप से ये केरल राज्य के निवासी थे। 1965 में ये उत्तराखंड में आते हैं, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जाते हैं और फिर टिहरी के चंद्रबदनी में बस जाते हैं। आने के बाद ये पशु बलि के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, जिसे 1969 में खत्म कर दिया गया था। 1977 में टिहरी के अंजनी सेण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना भी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके तीनों के तीनों सही होंगे। पंडित नैन सिंह रावत को किस वर्ष कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, यह उपाधि उस समय काफ़ी बड़ी उपाधि थी। इससे किसको सम्मानित किया गया? पंडित नैन सिंह रावत को। ठीक है। किस वर्ष किया गया? तो 1877 में तिब्बत और मध्य एशिया के मानचित्रण के लिए मैपिंग इन्होंने पूरी करी थी। पूरा रास्ता इन्होंने पैरों से माप लिया था कितना है। ठीक है। पेशे से ये अध्यापक थे, वैसे बहुत बड़े सर्वेयर थे। तिब्बत की जो राजधानी है लहसा तक का सर्वेक्षण इन्होंने पूरा किया था। ठीक है। पूछेगा कि पेशे से क्या थे? तो एक टीचर थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1905 में गढ़वाल पत्र में वन कानूनों के विरुद्ध अपना पहला लेख लिखकर जन जागरूकता फैलाई थी? तो किसने फैलाई थी? अभी हमने ऊपर देखा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है। श्रीदेव सुमन के संदर्भ में राजद्रोह का मुकदमा और उनकी आत्म पैरवी किस वर्ष की घटना है? यानी किस वर्ष उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा और किस वर्ष उन्होंने फिर इस केस में अपनी पैरवी खुद करी? ये घटना 1944 में ही घटित हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा के राजनैतिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित पदों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। हेमवती नंदन बहुगुणा को लेकर के भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग पद जो उन्होंने अपने काल में निभाए उनके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले ये केंद्रीय कैबिनेट में जाते हैं 1967 में, जब केंद्रीय संचार मंत्री बनते हैं। इसके बाद 1973 में यूपी का मुख्यमंत्री इनको बनाया जाता है, आपातकाल के ठीक पहले। इसके बाद इमरजेंसी लग जाती है 1975 में। इमरजेंसी के दौरान ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और 1977 में एक नया संगठन बनाते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और फिर आपातकाल हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में, तो ये एक नए पद पर आते हैं, भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले 4 है, फिर आपका 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। 4 1 3 2 आपका कहाँ पर है? 4 1 3 2 किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आपने इस क्रम को यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है।
अगला, रस्किन बॉन्ड की वह कौन सी पुस्तक है जिस पर श्याम बेनेगल ने जुनून नाम की फिल्म का निर्माण किया था? तो देखिए, रस्किन बॉन्ड और उनकी रचनाओं को लेकर के भी सवाल बन जाते हैं। रस्किन बॉन्ड ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें ब्यूटीफुल गढ़वाल उनकी पुस्तक का नाम है, रोड ऑफ मसूरी है, फनी साइड अप है, ब्यूटीफुल गढ़वाल हमने देखा, द एक्स ऑफ रानी, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये भी इनकी पुस्तक है। जो ये वाली किताब है इनकी, द ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इस पुस्तक के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है जुनून, और जिसे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने बनाया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, 100 से ज़्यादा अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिसमें उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, ये सारी शामिल हैं। एक पेपर में सवाल आया था, रस्किन बॉन्ड की पहली किताब का नाम क्या है? तो पहली किताब का नाम है द रूम ऑन द रूफ, जो कि 1956 में आई थी। वर्ष भी याद करना है, क्योंकि पहला पूछा गया है, हो सकता है अगली बार वो पहला किस वर्ष हुआ था वो पूछ ले। इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले। 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण इन्हें मिला। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में सत्य कथनों का चुनाव करें। चलिए देखते हैं। पहला, 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी, बिल्कुल सही है। 1946 से 54 तक ये यूपी के सीएम रहे, ये भी सही है आपका। और फिर इसके बाद अपनी मृत्यु तक 1961 तक ये देश के गृह मंत्री रहते हैं। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। पूछा है कौन कौन से सही हैं, तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। इंद्रमणि बड़ोनी ने 1994 में किस स्थान पर पृथक राज्य की मांग को लेकर अपना प्रसिद्ध आमरण अनशन किया था? बेसिकली उस समय आरक्षण विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पृथक राज्य की ओर चल गया था 1994 में। यह आमरण अनशन बढ़े हुए आरक्षण को लेकर और पृथक राज्य की मांग को लेकर किया गया, शुरू हुआ था पौड़ी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगस्त 1994 में इसे यहाँ पे शुरू किया जाता है, पौड़ी में यह आमरण अनशन शुरू हुआ था। ठीक है, पेशावर कांड के समय रॉयल गढ़वाल राइफल्स की किस बटालियन का नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाल ही कर रहे थे? तो पेशावर कांड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से जाना। पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 को होती है, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में, जहाँ पे 2/18 गढ़वाल राइफल्स तैनात थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार हमने इनको कवर करने का प्रयास किया। अलग अलग फॉर्मेट में हम एमसीक्यूज को देख रहे हैं, अपने अपने नोट्स को देख रहे हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।